नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है ये। अगर आपने पुराना इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके सबसे पहले देख लीजिए। उसमें 30 तक हमने भारत छोड़ो आंदोलन ने कंप्लीट कर लिया है और इससे पहले हमने कांग्रेस, भारत के सारे विद्रोह और स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन सारे कंप्लीट कर लिए हैं। प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको इसमें। और ये जो वीडियो है इसका पहला क्वेश्चन है 31 नंबर से कि निम्न से कौन कांग्रेसी रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? कौन था वो? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सुचेता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, राम मनोहर लोहिया जी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है 66वीं में जो री एग्जामिनेशन कहीं कहीं पर हुए थे पेपर लीक के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो आज़ाद दस्ता में एक ही आदमी का नाम आता है, जयप्रकाश नारायण जी का। आज़ाद दस्ता का इन्होंने गठन किया था। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्यामानंद सिंह, बैद्यनाथ झा, कार्तिक प्रसाद सिंह, सूरज नारायण सिंह, ये सभी शामिल थे। 1943 से ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे, ये तो अभी हमने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था कि क्या नाम थे? तो लुई फिशर था, महात्मा गांधी के साथ था। प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर चैनल पे जाओगे तो वहाँ पूरा प्लेलिस्ट है हिस्ट्री के नाम से, है ना। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और घटनाचक्र साइंस, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। बीपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए प्रीवियस ईयर सिर्फ बीपीएससी या यूपी का मत करके जाना, सारी स्टेट के करके जाना, वो आपको काम आएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, एक अमेरिकी पत्रकार, लुई फिशर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबद्ध थे किससे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे वो। निम्नलिखित पत्रकार से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? तो लुई फिशर उनका जीवनीकार है, ये आंसर हो जाएगा। 38 है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत, गुजरात। तो बिहार और बंगाल तो होगा ही, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 4। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार और संयुक्त प्रांत में था। बंगाल में इसलिए नहीं थे इस समय क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग की सरकार थी। मुख्य रूप से बिहार और संयुक्त प्रांत में हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार, यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे, जहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे। और जब आज़ादी के समय जब दंगा होगा ना, उसमें बंगाल और पंजाब का मुख्य नाम आता है। ओके। और बिहार में भी अगर बीपीएससी आप दे रहे होगे तो उसमें पूछता है बिहार का सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा रहा था? तो पटना। ओके। अगला है कथन कारण कि लॉर्ड नेथगन ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण है कि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। इसका कारण क्या ये होगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही, दोनों कथन और कारण सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां पर भेजा गया था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल भेजा गया था। हजारीबाग जेल में किन को रखा गया था? तो यहाँ पर जेपी को रखा गया था, जहाँ से वो भाग गए थे और यहाँ से भाग के ही आज़ाद दस्ता का उन्होंने गठन किया था। और बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद जी को रखा गया था। आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को रखा गया था। और गांधी जी, सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में नज़रबंदी किया गया था। और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक में ही उनको बंदी बना लिया गया था 8 अगस्त की रात को, 0 आवर के ऑपरेशन के तहत। 42 के भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, कहाँ पर? तो आगा खां पैलेस हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा 42 का। 43 नंबर पर चलते हैं। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? रेल सेवा से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला था ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर।
1942 से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया, ये तो पता ही है आपको। और जनाक्रोश के इस बड़े तूफान के केंद्र थे बंगाल का मोदिनीपुर जिला, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, बिहार का मुंगेर जिला। रेल पटरी उखाड़ने की सबसे ज़्यादा घटनाएं बिहार में हुई। इसमें सर्वाधिक प्रभावित मुंगेर जिला को प्रायः 2 सप्ताह तक भारी दुनिया से संपर्क कटा रहा। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही मिली। आज़ाद दस्ता बनाकर इन्होंने छापामार युद्ध चलाया था नेपाल और बिहार के तराई इलाकों में। इसका आंसर ए हो जाएगा। और इनके साथ कौन कौन थे? गुप्त रूप से संगठित की। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आसफ अली प्रमुख थे। सोशलिस्ट आंदोलन 45 निम्नलिखित नेताओं से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? तो जयप्रकाश नारायण जी का नाम आएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कथन कारण भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। तो इसका क्या हो जाएगा? कथन कारण दोनों ही सही है, बिल्कुल सही है। ये करो मरो का नारा किसने दिया था? अभी हमने ऊपर देखा था, रफ़ी अहमद किदवई ने दिया था पहली बार। उसको प्रचलित किया था महात्मा गांधी जी ने। कथन कारण दिया हुआ है। कथन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था, बिल्कुल सही है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो इसका क्या आंसर होगा? ए सत्य है परंतु आर असत्य है। आरएसएस और हिंदू महासभा और डॉक्टर अंबेडकर, मुस्लिम लीग और उसके बाद अकाली दल, इन सब ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। याद रखना इन सब का नाम। डॉक्टर अंबेडकर इस समय अंग्रेजों के एक सभा के सदस्य थे और तो इन सब ने विरोध किया था, आरएसएस वगैरह से सब ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। कारण दिया है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया, मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। इसका क्या होगा? इसका कथन और कारण दोनों सही है। अगला है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन ही तो होगा। अरुणा आसफ अली इसी दौरान वो थी। देखो इनमें सबका नाम है अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। उषा मेहता ने बम्बई से भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। 50 है कि निम्नलिखित में किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ 50 का डी हो जाएगा। अरुणा आसफ अली भारतीय राजनीति बहुत दिन तक सक्रिय रही हैं। 1985 में इनकी मृत्यु हुई है, तब तक ये काफ़ी दिनों तक सक्रिय रही हैं आज़ादी के बाद। निम्नलिखित में किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ जुड़ी हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन, डी हो जाएगा। नीचे दिए गए सूची हैं, उनका नाम उल्लेख कीजिए, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ पर हुई थी? है ना, समानांतर सरकार, अपनी अपनी सरकार गठित हो गई थी। बलिया में चीतू पांडे थे, सतारा में भी हुआ था और मिदनापुर बंगाल में भी हुआ था। तो इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 हुआ था। इसके अलावा मिदनापुर में भी हुआ था। देखो यहाँ पर नाम दिया हुआ है, बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में और तामलुक मिदनापुर में बंगाल दिसंबर 1942 से 1944 तक सरकार मतलब लोगों ने अपनी बना ली। सतारा है, सतारा में 1943 के मध्य से 45 तक सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी और इनका नाम क्या था? YV चौहान और नाना पाटिल थे प्रमुख नेता यहाँ पर, जिन्होंने सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना कर ली थी। VVI क्वेश्चन है। और बलिया में चीतू पांडे की सरकार थी, अपना सरकार गठित कर लिया था इन्होंने, काफ़ी दिनों तक चला था। सबसे लंबा कहाँ पर चला था? सबसे लंबा सतारा में चला था, 43 के मध्य से 45 तक चला था यहाँ पर सरकार। ओके, निम्नलिखित में किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? वर्ष भी आपसे पूछ लिया है, तो ऊपर देखो मिदनापुर में कब हुई है? 1942 में हुई है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब बलिया में कब हुई है? बलिया में भी 42 अगस्त में हुआ है और दिसंबर 42 में मिदनापुर में हुआ है और सतारा में 43 के मध्य से हुआ है 45 तक। भारत छोड़ो के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में जिले में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया जिला में किया गया था, चीतू पांडे जी के नेतृत्व में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया जिला में, 55 का सी। कारण दिया है कथन कारण भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा था, है ना। तो कथन कारण क्या होगा? मैच होगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? और सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। ओके, तो ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, केंद्रीय कार्यकारी परिषद
में इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। उन्होंने एक तैयारी किया, ये दिया सरकार को बना के, और केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल में 1945 के अंत में एक चुनाव कराया जाए, संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए और संवैधानिक गतिरोध का हल। तो क्या पूछा है इसमें, आईएएस का क्वेश्चन है ये, कौन सा एक प्रस्ताव पैम्पलेट में था, तो संवैधानिक गतिरोध हल निकालना है ना, भारत के गुलामी का संवैधानिक गतिरोध से हल निकालना था। और इसमें क्या दिया है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो गतिरोध था उसको दूर करने के लिए राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में, कब, 1944 में दी वे आउट नामक अपना प्रपत्र जारी किया, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत और ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। आरओ का बेहतरीन क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा जेल में गांधी जी का आमरण अनशन के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता था, ऑपरेशन रूबिकॉन। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, इससे पिछले साल भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, हर साल ही पूछता है इससे एक आध क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं, अच्छे से करना इसको सब लोग आप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था, उनकी जीवनी पढ़ी होंगी आप लोगों ने, स्प्रिंग टाइगर, तो मिदनापुर नहीं, कटक जिले में उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1920 में वो भारतीय नागरिक सेवा में उत्तीर्ण हुए थे। 38 में हरिपुरा, 39 में त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष त्यागपत्र दी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, 41 में जर्मनी चले गए, 43 में आईएनए का गठन, कमान संभाला, प्राय उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। कितना शानदार जीवन है। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक, डी आंसर हो जाएगा दूसरा का। सुभाष बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1939, त्रिपुरी कांग्रेस के बाद। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा चौथे का। पांचवा है ज्ञानी प्रीतम सिंह, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मेजर आई वाची फूजीवारा का नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। आईएनए का मानसिक पुत्र था, मानसिक पुत्र पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 दिया है इसमें। कठिन क्वेश्चन आएगा, ये लोगों को नहीं पता रहता। ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आई वाची फूजीवारा, आईएनए का मानसिक पुत्र दिया हुआ है। ओके। वर्ष 1941 में उत्तर मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल एलबी फिट्जपैट्रिक जापान की युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदार लेने पर कैप्टन मोहन सिंह और अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया, है ना। और ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत थे। श्री प्रीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। वस्तुतः जापान के मेजर आईवाची फूजीवारा एवं ज्ञान प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए और फरवरी मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया। स्पष्ट है कि आईएनए का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह और फूजीवारा ने ही दिया था, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया था। अब बाद में सुभाष बाबू इसके कमांडर बन गए थे। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोहन सिंह, मारना सुभाष चंद्र बोस, मत मारना, मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, कैप्टन मोहन सिंह। यदि ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा का नाम विकल्पों में नहीं होगा तो मोहन सिंह सही विकल्प होगा। वैसे कौन थे, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा, जापानी। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1942 ईस्वी में हुई, जब भारत में उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। आईएनए का गठन मार्च अप्रैल 1942 में हुई। और वो कब शुरू हुआ है, भारत छोड़ो तो अगस्त में शुरू हुआ है, तो उससे पहले आईएनए का गठन हो चुका था। सीक्वेंस लगाने में दे, इसको याद रख लेना। लेकिन औपचारिक घोषणा कब हुई है, औपचारिक घोषणा हुई है सितंबर 1942 ईस्वी में। ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन और प्रतिनिधि समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये सारा मिल जाएगा आपको, आप पढ़ लेना इसको PDF में से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह थे प्रथम सेनापति। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ था। औपचारिक गठन 1 सितंबर को हुआ था। औपचारिक गठन 1 सितंबर को हुआ था। कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे। याद कर लेना क्योंकि सीधा सीधा पूछता है, मैं बहुत बार देखा है मैंने। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई, कब की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरकार के निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। और 21 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से तिरंगा भी भाषण भी दिया था पिछली बार, है ना? तो 1943 को की गई थी, 21 अक्टूबर 1943 को। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। कहाँ पर? सिंगापुर में। ये भी पूछा है कितनी ही बार। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को। ये आंसर हो जाएगा। 1943 आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई कहाँ पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तात्कालिक मलय में, उस समय मलय प्रायद्वीप था, उसमें आई थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ओके, आगे चलते हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस, वही जिन्होंने हार्डिंग पर बम फेंका था फिर भाग गए थे। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगून, म्यांमार में है रंगून। निम्नलिखित में कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? राशिद अली, शहनवाज, PK सहगल, BC दत्त। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा D, BC दत्त, व्योमेश चंद्र दत्त। ओके, आज़ाद हिंद फौज का अधिकारी या सैनिकों को गिरफ्तार कर रखा गया। और इसमें क्या है? इसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह, शहनवाज को फांसी की सजा दी गई। राशिद अली को 7 वर्ष की कारावास की सुनाई गई थी। BC दत्त आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। राशिद अली को 7 वर्ष की फांसी की सजा दी गई थी। और मुकदमा किस पर चलाया गया था? प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह और शहनवाज। INA मुकदमा लाल किला में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये BPSC में पिछले बार भी पूछा 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस को से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिहार BPSC 2016 क्वेश्चन है, तो शीलभद्र याजी थे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। द फ्री इंडिया सेंटर का गठन भी किया था इन्होंने। जर्मनी के तानाशाह से भी मिले थे। ये सब पढ़ा है आपने। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो सुभाष बोस ने ही की थी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड का भी इन्होंने स्थापना किया था। निम्नलिखित में किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था देश का नायक। और पहली बार महात्मा गांधी को बापू शब्द कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष बाबू ने ही किया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जय हिंद का किसका नारा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का ही नारा था। ये देखो यहाँ पर पढ़ देता हूँ। 1938 सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1938 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बनने के बाद गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में देश के नायक उपाधि से सम्मानित किया। जब 1938 में वो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, है ना। 39 में त्रिपुरी संकट आया है, उससे पहले अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी उन्होंने देशभक्तों का देशभक्त भी कहा था। ये दोनों याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। इसका आंसर बी हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 12 नवंबर 1945, 11 नवंबर 1945, 10 नवंबर 1945, 5 नवंबर 1945। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष की कारावास का दंड दिया गया था? अभी हमने पढ़ा राशिद अली को। ओके, राशिद अली को दिया गया था। अब देखो यहाँ से पिछले साल का क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ। इनको राशिद अली को 7 वर्ष का दिया गया। और 3 अभियुक्त कौन थे INA केस में? प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शहनवाज को फांसी की सजा दी गई। और आगे देखो, आज़ाद हिंद फौज के बचाव समिति का गठन किया। यहाँ से BPSC का पिछले साल का क्वेश्चन है, UPPCS भी पूछा है कितनी बार। तो उस बचाव समिति में कौन कौन थे? भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में। कौन नेतृत्व में? भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में। तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा असफ अली, जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इन 3 लोगों को जो फांसी की सजा दी गई थी उसको माफ़ कर दिया था। इसको आप लोग याद रखना। क्या इसमें मुस्लिम लीग ने इन लोगों का INA के कैदियों का समर्थन किया था? हाँ, किया था।
कांग्रेस ने किया था? हाँ किया था। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो इसमें से कौन थे? तो मोहन सिंह नहीं थे, बाकी गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी मैंने पढ़ा, अभी कौन थे? भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में सारे वकील गए थे उनके बचाव के लिए। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ये पूछा है आपसे। CR दास, मोतीलाल नेहरू, सर TP सप्रू, तेज बहादुर MA जिन्ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तेज बहादुर सप्रू। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे में पैरवी निम्नलिखित में किसने नहीं की थी? ये पूछा है, बार बार पूछेगा आपसे। भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में ही हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, काटजू भी थे। इसका आंसर C हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? फिर से MP में भी पूछा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? भूलाभाई देसाई, D। इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। 29 अग्नि में से 1945-46 में दिल्ली में हुआ INA के मुकदमे के पक्ष में वकील पेश हुए थे। देखो 66 BPSC पे का है ये। मुकदमे पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भूलाभाई देसाई थे। दिल्ली के लाल किले से प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था। कब चलाया गया? 1945 में। INA का अधिकारियों मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। क्यों किया था इन्होंने? तो लाल किला में इसलिए किया था ना, ताकि इनको जब हम सजा दें तो देश में एक मिसाल बन सके, लेकिन वो बैकफायर कर गया, उल्टा हो गया। पूरे देश ने इनसे कैदियों का समर्थन किया था। वर्ष 1945 के प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। तो कौन कौन सा इसमें सही होगा 1945 में? इसका सीक्वेंस में लगाना है आपको, है ना, या नहीं सीक्वेंस में नहीं लगाना है। आपको पूछा इनमें से कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। वेवेल घटना हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था और आज़ाद हिंद फौज का हुआ था। नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ है, जिसको अंतिम कील कहा जाता है अंग्रेजों के ताबूत में, है ना। देखो नौसेना विद्रोह कब हुआ है? 18 से 23 फरवरी 1946 को हुआ है। वेवेल योजना 1945 में आया। वेवेल योजना के बाद ही तो शिमला सम्मेलन बुलाया गया था, और शिमला सम्मेलन के बाद नौसेना विद्रोह होगा, और नौसेना विद्रोह 46 में होगा, और नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा होगा। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने बताया भी है सबको। CR दास, चित्तरंजन दास को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। देशबंधु चित्तरंजन दास। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? D, जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन योजना 1946 से संबंधित क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताओ। सब लोग बहुत बार पूछा है, बहुत ही बार पूछा, आप सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा D हो जाएगा, सर P लॉरेंस। पढ़ देता हूँ मैं इसको। पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए शिष्टमंडल भेजने का निर्णय किया, और इसके अध्यक्ष भारत के मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, और अन्य 2 सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे। इन दोनों का भी नाम इसलिए याद रखना क्योंकि UKPSC ने पूछा कि कौन शामिल नहीं था क्रिप्स मिशन में, है ना, इसी बार पूछा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सर P लॉरेंस पहले का। दूसरा 1946 कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था नेतृत्व। तीसरा है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? देखो आ गया ना क्वेश्चन। पैथिक लॉरेंस, वेवेल, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर। तो वेवेल नहीं थे। वेवेल के समय तो वेवेल योजना आया था 1945 में। निम्नलिखित में किसने 1946 से कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस हो जाएगा। चौथे का C आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कैबिनेट क्रिप्स मिशन आया सबसे पहले, उससे पहले आया था अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव के बाद आया था तुम्हारा वो क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन के बाद आया वेवेल योजना, वेवेल योजना के बाद आया कैबिनेट मिशन। इन सबको सीक्वेंस में याद रखना। निम्न से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव प्रस्तावित किया था? त्रिस्तरीय, 3 स्तर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन में दिया गया 3 स्तर का। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 से पहुंचा। मार्च 1946 याद रखना। इस मिशन के सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, और AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इनमें त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की, और प्रांतों को अ, ब, स 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। ओके। अगला, निम्नलिखित में से 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित किया गया था। निम्न से कौन इसका सदस्य नहीं था? AB अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे।
8वां निम्न से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका क्या हो जाएगा? जॉन साइमन इसका सदस्य नहीं था। 9 इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो इसका हो जाएगा विलियम वुड सदस्य नहीं था। पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड किप्स, बार बार मैं कह रहा हूँ, पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड किप्स, एवी अलेक्जेंडर तीनों सदस्य थे। इसका प्रस्ताव मार्च में आया। देखो ये दिया है कथन, आईएएस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी। इसमें भारत के विभाजन की बात नहीं की गई थी कैबिनेट मिशन में। इसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? कैबिनेट मिशन से है। थोड़ा सा ब्लर हो गया है। भारत की एकता बनाए रखी जाए, इसकी घोषणा में क्या सब था? भारत की एकता बनाए रखी जाए। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दी गई, ये भी सही है। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासत भी शामिल होंगे, बिल्कुल सही। संविधान निर्माती संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं या देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। तो ये 4 इसमें प्रस्ताव थे। और इसी के बाद डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था इन्होंने, पूरे देश में दंगा फैला दिया था मुस्लिम लीग ने। कैबिनेट मिशन योजना के विषय निम्न से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 11 नंबर क्वेश्चन है। प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, तो यही सही नहीं है। 11 का सी हो जाएगा गलत। निम्नलिखित में किसने वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें बार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाएंगे? तो कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा ये सुझाव दिया गया था। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं ये बताना है आपको। 13 नंबर क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है इनमें एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की गई थी। इसमें भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार किया। इसमें आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया गया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आईएएस में ही ऐसे क्वेश्चन पूछता है, केवल 1 सही है, बाकी दोनों का कोई जिक्र नहीं था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसके मैंने पढ़ ही दिए थे ये सारे आपको पॉइंट्स। और 100 में भी बांटा गया उसके बाद भारत को, है ना। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत को अलग किया गया, वर्ग बौ बना था, है ना, 100 बना था, असम होंगे, बंगाल असम सब होंगे। इसको पढ़ लेना आप डिटेल में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो अभी मैंने बताया, ई आंसर हो जाएगा इसका। कब आया था वो? देखो बार बार आया है। 16 मई 1946 को प्रकाशित हुआ था और 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। इसमें आंसर में है क्या? मार्च 1946, एक में भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सारे देखो 1942 लिखे हुए हैं। क्रिप्स के लिए इन्होंने पूछा होगा, बाद में कैबिनेट लिख दिया होगा ऊपर। चलो जो भी है याद रखना इसको। मार्च 1946 कथन कारण दिया है कि वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 15 का बी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करता है। अगला है निम्नलिखित नेताओं से कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? महात्मा गांधी कैबिनेट योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। इसको वीवीआई करके याद कर लेना आप लोग। उन्होंने बोला था यह योजना इस समय के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। वह कौन सा कांग्रेस सदस्य था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? आपको ये पता होना चाहिए। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया है। उस समय कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, और उन्होंने वेवेल योजना दोनों से बात की थी। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अभी पढ़ा मैंने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। लगातार 3-4 वर्षों तक रहे थे। ओके। अब है संविधान सभा 1946, बेहतरीन टॉपिक। इससे हर साल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखते हैं अभी कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, है ना। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1935, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, सर्वदल सम्मेलन 1946। तो किसने प्रस्तुत किया था सबसे पहले? तो कांग्रेस पार्टी ने 1936 में सबसे पहले संविधान सभा की बात की थी। अगला चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। और पता ही आपको 1924 में नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था, और इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया था। इस विचार को मूर्त रूप देने के कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सबसे पहले राय किसने दिया था? एम.एन. राय ने, और जवाहरलाल नेहरू ने इसको मूर्त रूप दिया। और इसके बाद दिसंबर 1936 के फैजपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता पंडित नेहरू ने किया था, संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई थी। ओके ना। एम.एन. राय, मानवेंद्रनाथ राय भारत में कम्युनिस्ट नेताओं में से आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ताशकंद में उन्होंने भारतीय सीपीआई की गठन की थी। आप लोगों ने पढ़ा है पिछले वाले लेक्चर में, जाकर देख लेना। पिछला वीडियो जरूर देखना, पिछला वाला वीडियो कंप्लीट करके जाना। कांग्रेस 1885 से लेकर 1947 तक ये अगर करके गए तो 60% क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के इसी से आते हैं, विद्रोह वगैरह छोड़ के। विद्रोह का भी मैंने करवा दिया है 250 करीब में क्वेश्चन, उसको करके चले जाना। विद्रोह में से एक भी गलत नहीं होगा। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था का गठन किया गया, किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था भारत के संविधान सभा का गठन।
24 मार्च 1946 को आया था ये। निम्नलिखित में किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा गठन का विचार दिया? तो इसका आंसर सी हो जाए, कैबिनेट मिशन ने दिया था। और इसी की योजना के तहत भारत का संविधान सभा बना था, आपको पता होना चाहिए। 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि को चुना गया, 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि। डायरेक्ट चुनाव के माध्यम से लोगों को नहीं चुना गया, जो प्रांतीय विधानसभा थे वहीं से सदस्यों को चुन के भारतीय का संविधान सभा बनाया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? तो अभी मैंने बोला 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि को चुना गया, 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को चुना गया संविधान सभा में। 3 वर्ग माने गए थे, आम, मुस्लिम, सिख, मुस्लिम एवं सिख, है ना। मतदाताओं के 3 वर्ग माने गए थे, आम लोग, मुस्लिम लोग और सिख लोग, मेन 3 ही वर्ग माने गए थे। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है। 5 का क्या आंसर हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहला संविधान सत्र हुआ था। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुन लिया गया था। उससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके अध्यक्ष थे। सबने पढ़ा है। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। 15 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई थी। उससे पहले 15 अगस्त को संप्रभु संविधान सभा घोषित की कि हम संप्रभु हैं, हम अपने फैसले खुद से लेंगे। यहाँ पर वर्ष 1946 से प्रांतीय सभाओं द्वारा क्या है क्वेश्चन, कौन से सही हैं इनमें से आपको बताना है। सही है, आपको ये बताऊँ। 1946 के प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, सरदार पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। भारत के संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, एडॉप्टेड किया गया। इसका क्या आंसर सही होगा? इसका केवल ए ही सही है, बाकी तीनों गलत हैं। अगले पर चलते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो भारत के इसमें से किसके साथ जुड़े हुए? किसी के साथ भी नहीं जुड़े हुए थे वो, इनमें से किसी के भी साथ नहीं। वैसे वही होना चाहिए। तो वैसे सच्चिदानंद सिन्हा का भारत छोड़ो आंदोलन पता नहीं किस हिसाब से उनका नाम दिया है, किसी के साथ नहीं होंगे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। इन्हें संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन में सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। बीपीएससी ने आंसर माना है इसको, इसलिए सही मानना। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसको सही मान के चलना। एक जगह यूपी का मैंने क्वेश्चन देखा जिसमें डी आंसर दिया था, वो किसी आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे, है ना। तो अगर बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो भारत छोड़ो आंदोलन मार के आना। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे और बिहार राज्य को अलग अलग प्रांत बनाने के लिए भी इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। और क्या, और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ये आंसर हो जाएगा 9 का। 10 है, निम्न से किसने ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत के सदस्य में संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? तो इसका क्या हो जाएगा? जीवी मावलंकर जी पहले अध्यक्ष थे, स्पीकर असेंबली में। ओके, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम अंतरिम सरकार करेंगे और भारत की आज़ादी तक उसके बाद चलेंगे, है ना। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर करना वीडियो को। जो भी आपको कोई क्वेश्चन गलत लगा हो तो उसको कमेंट करके मुझे बता देना, मैं रिस्पॉन्स करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।